एक बार बोला मस्जिद में घुस के मारूंगा। मैंने बोला आजा बेटा, तू मस्जिद में आएगा तू दो टांग पे, लेकिन यकीन मान वारिस पठान की जुबान है, तू जाएगा स्ट्रेचर के ऊपर। वो मस्जिद में आके मारेगा। बाद में बयान उल्टा सीधा दिया हमारे कायद के बारे में। तो मैंने कहा ओवैसी सांप के नाड़े के बराबर तेरी हाइट है, ज्यादा हट गई ओवैसी की तो तेरे को उठाएंगे, शेरवानी में डाल के हैदराबाद लेके चलेंगे। अब फिर बयानबाजी करते जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि बीजेपी को ऑफिशियली इनका नाम नितेश राणे से हटाकर नफरती चिंटू रख देना चाहिए, उसको घोषित कर देना चाहिए। मिनिस्टर बना दिया है तुम्हारे को, मुसलमानों को गाली देने के लिए तुमको रिवॉर्ड दिया है, अब तो सुधर जाओ। सुधरने को तैयार नहीं, आए दिन वारिस पठान को पाकिस्तान भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे, उसको नफरती चिंटू नाम, चिंटू भी है ना, सही नाम सुन। एमएम पार्टी को हमेशा मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, इस और बी टीम भी कहा जाता है। इसके बारे में मतलब कि दोनों चीज़ें बोल रहे हैं, मुस्लिम पार्टी भी बोल रहे हैं, साथ में उनको बी टीम भी कहा जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? फायर किया आपने, उनका क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो हमारा पूरा भारत देश का हिंदू भाई भी सवाल कर रहा है मोदी से, बीजेपी से, कि हमने जो चंदा दिया था वो कहाँ गया, चंदा चोर। ये हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे राष्ट्रवाद का। मगर अभी आपने देखा रिसेंटली कांवड़िया यात्रा निकलती है हर साल, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मांस मच्छी मटन की दुकानों पे पर्दे डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ सब चीज मचा देते हैं लोग। कुछ नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वही रास्ते के ऊपर अगर कोई मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ ले, कितने कौन से दिन पढ़ते हैं हम, ईद है, बकरी ईद है, या कभी जुम्मा के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिली, कोई खड़ा हो गया रास्ते पे नमाज पढ़ने के लिए, उसको लातों से मारा जाता है, एफआईआर होता है, बुलडोजर से घर को उड़ा दिया जाता है। तो क्या ये संविधान के लोग पालन कर रहे हैं? संविधान एकता की बात कर रहा है। अगर हमारे साथ इक्वालिटी का हमको ही बोला जाता है योगी द्वारा है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो सड़कों पे ये सब अलाउड है। आप करिए तो सब कुछ अच्छा है, और हम करें तो केस, एफआईआर, बुलडोजर। मुझे आप वोट दो, मैं आपको पानी ला के दे दूंगा। 5 साल बाद बोलेंगे आपने पानी की बात किया, तो बोला नल लगाया ना, अगले 5 साल बाद पानी भी आ जाएगा। ऐसे भी पॉलिटिशियन है। सर, अगर हम मैनिफेस्ट करें कि अगर आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाए, तो पहला डिसीजन क्या होगा? देखिए, हैशटैग मुंबई न्यूज़ चैनल को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे खलफान तो हमारे लिए बहुत कुछ किए, आप भी, और तमाम आपकी जो टीम है बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छी रीत से आप लोग के पॉडकास्ट होते हैं। और आपके पॉडकास्ट को यकीन मानिए सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में, दुनिया भर में देखा जाता है। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेशनल स्पोक्स पर्सन, एक्स एमएलए असदुद्दीन ओवैसी के खास वारिस पठान जी। वेलकम वारिस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप को तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन का तो कुछ है ही नहीं, आप देखते हो हमेशा, आप ट्रेंडिंग पे भी रहते हो। तो वारिस साहब, हमें पूछना था कि आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में किस तरीके से हुई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक पेशे से लॉयर था, मेरे वालिद जज थे मुंबई के अंदर, और अच्छी खासी वकालत चल रही थी, काफ़ी बॉलीवुड सब मेरे पास थे। अब अचानक से 2014 का चुनाव आया, तो उसके पहले मैं बाहर था, कुछ मुझे दोस्तों के फ़ोन आया, वारिस भाई इलेक्शन है, लड़ोगे क्या? यार अपना इलेक्शन में क्या है, अपन तो वोट डालते खाली चुनाव के वक्त, कोई पार्टी से अपना एफिलिएशन भी नहीं रहा है। हालांकि काफ़ी लीडर्स जो थे उनका मैं लॉयर भी था। और बोले इलेक्शन तो बोला 20 दिन भी नहीं बचा है, कैसा करें? बोला नहीं आप आओ। बोला कौन सी पार्टी है? तो बता AIMIM पार्टी है। तो मैं इतना वाकिफ़ नहीं था, मैंने अकबर साहब की स्पीच सुनी थी 15 मिनट वाली, मैंने असद साहब का देखा था जो आपकी अदालत में बोले थे पार्लियामेंट में। बोला इतनी बड़ी पार्टी है, पहली मरतबा लड़ रही है, सोचना। बोला नहीं लड़ देखेंगे वारिस भाई, क्या आओ तो सही। मैं बाहर था इंडिया, बॉम्बे आया मैं, तो मैं मिला कुछ लोगों को, सबने बुला रहे वारिस भाई लड़ लेते हैं। तो इसके पीछे मतलब मोटो क्या था, पावर, पैशन या पब्लिक पब्लिक सर्विस? सेवा। पब्लिक सर्विस। ये भाई कुछ कर सकते हैं पब्लिकों के लिए, तो पहले भी काम करते थे, काफ़ी काम किया है। तो बोले कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, चलो तीसरी पोजीशन पे आ जाएंगे, चौथी पोजीशन पे भी आ जाएंगे, तो भी एक ये हो जाएगा कि इलेक्शन लड़ लिया। एक नई चीज़ है। बस आया, मैंने फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, कैसे वैसे फॉर्म भर दिए, और यकीन मानिए आप 16 दिन भी नहीं थे हमारे पास, क्योंकि जैसा फॉर्म भरा तो आ गए बकरी ईद का वक्त, तो हमारे जितने लोग थे मदनपुरा वगैरह के, वो सब चले गए देवनार में, और मैं रहता हूँ बांद्रा में। मगर इलेक्शन लड़ने का बोल रहे बाईकल्ला से। अब बाईकल्ला मदनपुरा को मेरे जो छोड़े ही 1995 में मैंने मदनपुरा छोड़ दिया था। दोस्त लोग थे, पहचान वाले थे, चाहने वाले थे। अब इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने इतनी मोहब्बत से नवाजा कि पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के बाहर MLA इलेक्शन लड़ी,
तो मुझे मुंबई से कामयाबी मिल गई, बांद्रा से, इसके भाई बाद कल्ला आपकी से। लाइफ चेंज हुई? भाई कल्ला आप सुनिए किस किस को हराया। अंडरवर्ल्ड डॉन थे गावली साहब, उनकी बेटी, बाद में 2 टर्म सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, उनको हराया। बीजेपी का वेव था, एमएनएस के जो कैंडिडेट थे वो हमेशा सेकंड आते थे, उनको तो बस लोगों ने मोहब्बत से नवाजा और कामयाबी मिली हमको महाराष्ट्र के अंदर। मैं यहाँ जीता, औरंगाबाद से जीते, फिर बस जब से जीते तभी से एक दौर शुरू हो गया, चालू है काम पब्लिक की सेवा का। ओके, सो आपका सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा रहा था पॉलिटिकल करियर में आपके? देखिए, पॉलिटिशियन के लिए आप ये बोलोगे डिफ़िकल्ट फेस कौन सा, अच्छा फेस कौन सा है, तो ये बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बोलना ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, वैसा ही जब सुबह उठते हैं ऐसा लगता है आज एक नई जंग है, कुछ ना कुछ करना है। कभी इसका मसला हो गया, कभी कुछ हो गया, और हर चीज़ मतलब अच्छे रीत से आप करो, खुशी खुशी करो, सबके साथ मिलजुल कर करो तो बहुत अच्छा है। हाँ, काफ़ी ऐसी चीज़ें आती है, काफ़ी दिन ऐसा लगता है अरे यार ये हो गया इशू, वो इशू हो गया उसमें, और मैं तो घिरा हुआ इशूओं के अंदर। आपका रीसेंट एक आया था कि वंदे मातरम नहीं कहूँगा, भले फांसी चढ़ा दो, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मैं अकीदे पे यकीन रखता हूँ, मुसलमान हूँ, और हमारा अकीदा ईमान ये बोलता है कि हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। शरीक करना है शिर्क है। और वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, वो बोलना शिर्क हो जाएगा। अब हो रहा ये है कि ये जो बीजेपी आरएसएस वाले, इनको अचानक से प्रेम जाग गया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं बोलेगा तो हम पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भाई, जब जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे लोग जाने गंवा रहे थे आज़ादी की लड़ाई में, ये बीजेपी आरएसएस वाले कहाँ थे? इनके लिए तो हमारा जो तिरंगा है, जो हमारी आन बान शान है, वो अपशुगन था। 52 साल तक इनके नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को इन्होंने नहीं फहराया। हाँ, और मुझे बताइए, मैं इनको सवाल करता हूँ रोज़ कि कितने आरएसएस के लोगों ने वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी पे चढ़ गए? कोई नहीं है। अभी तो हमारे सरदार भाई भी बोल रहे कि हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे फांसी दे दो या मुझे सूली पे चढ़ा दो या जेल में डाल दो, तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसी पंक्तियाँ हैं जो नहीं। और संविधान जो है भारत का, जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसका आर्टिकल 25 से 29 आप पढ़ लो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाज़त देता है वो। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आप फोर्स नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल का एक केस था, उसमें जजमेंट दिया है नेशनल एंथम के ऊपर और नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग, तीनों पे। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में लेटेस्ट में एक जजमेंट दिया है, उन्होंने तीनों चीज़ का उल्लेख किया, और आर्टिकल 51(1) जो संविधान का है उसका भी जिक्र किया है कि नेशनल एंथम जो है जन गण मन, वो कंपलसरी है। वो तो हम दिल खोल के पढ़ते हैं। देखिए, जहाँ जन गण मन होता है हम पढ़ते हैं, और हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं। तिरंगा तो हमारी आन बान शान है। तो नेशनल एंथम और तिरंगे का उन्होंने कहा मैंडेटरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ये वंदे मातरम में नेशनल सॉन्ग है, ये मैंडेटरी नहीं है। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, मगर जबरन नहीं पढ़ सकते। तो अब मैं बोलता हूँ कि नहीं पढ़ूंगा, तो लोग बोलते हैं ये कर डालेंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। तो इनसे बोलने से कुछ होता नहीं है। पहले तो इन सबको भेज देना चाहिए। इतने साल से पढ़ा क्या इन लोगों ने? और यकीन मानिए, आज मैं पूछता हूँ ना कभी किसी को चैनल पे, बीजेपी वाले को, आरएसएस वाले को, वंदे मातरम पढ़ के सुना दे पूरा, विदाउट गूगल के चेक किया, टेलीप्रॉम्प्टर के, नहीं पढ़ सकते, उनको आता ही नहीं है। कुछ टेंशन ऐसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर पढ़ूंगा नहीं। जो एंटी नेशनल बोला जाता है, पाकिस्तान चले जाओ, और हर मुस्लिम एक्टिविटीज़ को इस तरीके से एक अलग अलग गोदी मीडिया बोलेंगे, या आरएसएस, बीजेपी, ये सब एक टैग देते, और ये सिर्फ मुस्लिम एक्टिविस्ट के लिए है कि ये हर एक के लिए यूज़ होता है? तो ये पार्शियलिटी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको इनके नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जंग आज़ादी में हमने हिस्सा लिया। ये लोग उस वक़्त ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे। ये लोग माफ़ीनामे पे माफ़ीनामे लिख रहे थे। इन्होंने क्या हिस्सा लिया, क्या योगदान है इनका जंग आज़ादी में, और ये हमको सर्टिफिकेट देंगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं हमको इनकी सर्टिफिकेट की। बात नंबर 2, आपने कहा कि खास तौर से मुसलमानों के लिए, तो आप देखिए ना, कुछ मुस्लिम को राइट टू लिव की भी अथॉरिटी नहीं है। आए गए दिन लिंचिंग होती है। बिल्कुल, तकरीबन आप देख लीजिए 12-13 साल से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, हर आए दिन आप देखिए, कभी मुसलमानों को JSR बोल मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी मदरसों को बिना नोटिस दे बुलडोज कर दिया जाता है, हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिए जाते हैं बिना कोर्ट की परमिशन किया। पूरा हर चीज़, इनको हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, दाढ़ी टोपी से नफरत, मस्जिद से नफरत, मदरसों से नफरत, हमारी यहाँ तक के शरीयत में भी मदाखिलत कर दिया ये लोगों ने। तो इनको मुसलमानों से हर चीज़ से नफरत है, यही इनका एजेंडा है।
ये एजेंडा लेके चल रहे कि नहीं मुसलमानों के खिलाफ इस तरह करेंगे। अरे भाई, मुसलमान इस देश का हिस्सा है, आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते। हमारा देश का प्रियम्बल ये सेकुलरिज्म है, गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है हमारा भारत देश। आप उसमें से एक मुसलमान जो इतना 18% आबादी वाला है, उसको एकदम से आप उसके खिलाफ नफरत फैला देंगे, तो मैं समझता हूँ सही बात नहीं है ना। इसका गवर्नमेंट को भुगतान भुगतना पड़ रहा है हर जगह। देखिए आप, बैकफुट पे है गवर्नमेंट पूरे। और ये जो हिंदुत्व का लेके चल रहे हैं, क्या किया इन लोगों ने? हाँ, ये तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी, शहीद कर दिया। वहां पे भव्य राम मंदिर बना दिया, बड़ा उद्घाटन किया, उसमें एक ट्रस्ट बना दिया राम मंदिर का। और वो ट्रस्ट में इतना बड़ा घपला किया जिसकी आप सोच नहीं सकते हो। मेरे जो बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थन थे, वो मुझे फोन कर रहे हैं, अरे वारिस भाई, हमने तो आस्था के नाम पे डोनेशन दिया, चंदा दिया, ये लोग तो वो भी खा गए। अरे एसआईटी की इंक्वायरी बेटी, एसआईटी का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 72 ऐसा उनके पास सबूत मिले, वीडियो मिले, जो बताता है कि कपड़ों में, पेपर में लपेट लपेट के पैसा लेके जा रहा है। वो चंपत गायब हो गया। एफआईआर किया आपने, उनका क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो हमारा पूरा भारत देश का हिंदू भाई भी सवाल कर रहा है मोदी से, बीजेपी से, कि हमने जो चंदा दिया था वो कहाँ गया? ये चंदा चोर, ये हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे राष्ट्रवाद का। हाँ, तो यही हो रहा है। इनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था का तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है हमारी आस्था की। जबकि आप संविधान देखेंगे तो संविधान इक्वलिटी की बात करता है। कायदा कानून अगर इन पे लग रहा है तो वही कायदा वारिस पठान के लिए। मगर अभी आपने देखा, रिसेंटली कांवड़िया यात्रा निकलती है हर साल, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मांस मच्छी मटन की दुकानों पे पर्दे डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ सब चीज़ मचा देते हैं लोग। कुछ नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वही रास्ते के ऊपर अगर कोई मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ ले, कितने कौन से दिन पढ़ते हैं हम? ईद है, बकरी ईद है, या कभी जुम्मा के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिली, कोई खड़ा हो गया रास्ते पे नमाज पढ़ने के लिए, उसको लातों से मारा जाता है, एफआईआर होता है, बुलडोजर से घर को उड़ा दिया जाता है। तो क्या ये संविधान के लोग पालन कर रहे हैं? संविधान एकता की बात कर रहा है। अगर हमारे साथ इक्वलिटी का हमको ही बोला जाता है योगी द्वारा है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो सड़कों पे ये सब अलाउड है। आप करिए तो सब कुछ अच्छा है, और हम करें तो केस, एफआईआर, बुलडोजर। तो एक तरफा जो चल रहा है ना देश का माहौल, ये आपके सवाल का जवाब है कि बीजेपी पूरा नफरत फैला रही है, संविधान को नहीं मान रही है, और खास करके टारगेट पे मुसलमान ही है। ओके, अगर हम नफ़रत की बात कर रहे हैं तो रिसेंट आपके ऊपर एक बात चली थी कि 2 करोड़ 20 लाख जो फंड बीएमसी देती है जुलूस के लिए, उसका आप हिसाब मांग रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर दिया। अभी ईद मिलाद आने वाली है। ईद मिलाद के वक्त क्या होता है, कुछ सालों से बीएमसी ने एक फंड एलोकेट किया है। खिलाफत कमेटी का जो जुलूस निकलता है ना 22 अल्लाह से, उसके लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपये वो फंड देते हैं। अभी हम लोग खिलाफत से लेके लास्ट तक जहाँ जुलूस ख़त्म होता है ना, वहाँ तक हम साथ में रहते हैं जुलूस के। मैं रहता हूँ, उसे एमएलएज रहते हैं, कॉरपोरेटर वगैरह, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। पब्लिक मेरे पास आई, काफ़ी लोग आए, फ़ोन किए, मेरे को मिलने भी आए कि वारिस भाई आप इतने साल से जुलूस में, आपने देखा कि 2 करोड़ 20 लाख का फंड इस्तेमाल हो रहा है? मैं बोला बात तो सही है, नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी स्टेजेस लगते हैं सब तो हम तो प्राइवेट लगाते हैं। मैं मेरा स्टेज बनाता हूँ, मेरे पैसों से बनाता हूँ, पानी मेरा, बिस्किट वगैरह जो भी हम रखते हैं हमारे पैसों से। कांग्रेस वाले अपना रखते हैं, समाजवादी, हर इंसान अपना अपना रखता है। तो बीएमसी का 2 करोड़ 20 लाख जाता कहाँ है? वो बता रहे हैं कि उन लोग ने 1-2 स्टेज बनाते हैं, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। ऊपर से बाइक अल्लाह ब्रिज से हमारे ऊपर फूल फेंका जाता है, 2 मिनट 5,000 रुपये का भी नहीं होता है। तो उन लोगों ने कहा आप इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो वारिस भाई, क्योंकि या हुजूर के नाम पे, हुजूर की मिलाद के वक्त इस तरह का पैसा आ रहा है, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुजूर के लिए तो हम जान देने को तैयार है। हमारी आन बान शान है, हमारे हुजूर आका है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके सदके तुफल में पूरी कायनात को बना दिया। उनके नाम से अगर कोई पैसा खाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने ये कहा कि जो 2 करोड़ 20 लाख का फंड आ रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी करूंगा, एक एक खिल्ले का हिसाब लिया जाएगा। इसके लिए हमने बीएमसी के ऑफिसर से, अलग लोगों से बात किया कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, एक तो इसमें टेंडरिंग भी नहीं करते, ऑन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो जिसको दिल चाहेगा तुम उसको दे दोगे, जो तुम्हारे को पैसा देगा तुम उसको दे दोगे। तो करप्शन भी बढ़ रहा है यहाँ पे, और मेरे हुजूर के नाम पे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो हमने फिर सीएम को लेटर लिखा, हमने इंक्वायरी की मांग की, अभी भी हमारी मीटिंगें चल रही है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस मरतबा हम पूरी तरह से 2 करोड़ 20 लाख का जो फंड एलोकेट होता है उसका पूरा पूरा हिसाब लेंगे। और हमने कहा हिसाब करो और पूरा
जो खिलाफत कमेटी है उसके पास आप दो। तो ऑफिसरों ने भी कहा है ठीक है वारिस भाई, पूरी तरह से हम इससे समर्थन करेंगे, हिसाब करेंगे। ओके, तो ये तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको क्या लगता है मुंबई के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? जॉब, एडुकेशन, या हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है? ये परेशानी अगर एक चीज़ की बोलोगे तो बोलना मुश्किल होगा। परेशानी इंसान के पास आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। काफ़ी जो युवा है, जेंजी जो है, परेशान हाल है, काम नहीं है उसके पास। एजुकेशन सिस्टम की आपने हाल देखी क्या हो गया। एक इंसान तैयारी करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, बाद में जैसे नीट जैसे का पेपर लीक हो जाता है। लेकिन सर पूरी हमने मेहनत। देखा है कि आप प्रोटेस्ट में आप शामिल नहीं हुए थे। ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को बोला भी था, हमारी बात भी चल रही थी उनसे। हम पूरा स्टूडेंट के जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो संविधानिक तरीके से जंतर मंतर में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरी उनकी लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। ये जेंजी हमारे भारत देश का भविष्य है। ये स्टूडेंट अपने हक इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और मैंने हर शोबे पे स्टूडेंटों की तरफ से अपनी बात रखी। यहाँ तक कि मैंने सवाल किया है होम मिनिस्टर से भी, प्रधानमंत्री से भी, कि किसने आदेश दिया था कि स्टूडेंट के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज चलाओ। किसके आदेश के अनुसार पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, बिहार में तो AK-47 निकाल दिया इन लोगों ने। मैं कहा स्टूडेंट है, हमारा भारत देश का भविष्य है, जैन जी, आप इसके खिलाफ AK-47 क्या तुमको आतंकवादी दिख रहा है क्या? हर रीत से सवाल किए, हर शोबे पे सवाल उठाया, मगर आपने देखा होम मिनिस्टर तो आए नहीं वहाँ पे सदन में जवाब देने के लिए, ना प्रधानमंत्री आए जवाब देने के लिए। और हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे कि स्टूडेंट मूवमेंट है और ये बहुत अच्छी रीत से स्टूडेंट कामयाब रहा उनका मूवमेंट। आज उन्होंने बीजेपी को हिला के रख दिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इसमें इस्तीफा देना पड़ा और आज भी स्टूडेंट रुका नहीं है। जैन जी तो आए आगे, भी तो जैन अल्फा भी आ गया, वो भी बच्चे झारखंड बैठे में हुए जो स्कूल के स्टूडेंट्स का हो एजुकेशन के रहा लिए। है उसमें, लेकिन जो अभी इसमें हमने देखे एक्टर ने सपोर्ट किए, पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, सब ने किया लोगों, लेकिन जब झारखंड के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था वहाँ पे लोग नहीं पहुंचे, तो वही इसका बोला क्या? पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैंने तो झारखंड के इशू पे भी बोला कि वहाँ पर भी जो स्टूडेंट की जायज़ मांगे है, सरकार को उसको पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और मांगे उनकी पूरी करना चाहिए। आप मेरे पूरे उठा के देख लीजिए इंटरव्यू, सब जगह, ओके। हर जगह बोला है स्टूडेंट के हक इंसाफ के लिए तो हम खड़े हैं। ओके, मुंबई अगर देखा जाए जो जहाँ से आप लड़े थे तो वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, लेकिन अगर फिर भी वहाँ पे देखेंगे तो रास्ते पार्किंग नहीं है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी रिसेंट वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ उसको भी तोड़ा गया, रीडेवलपमेंट में डाला गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मुंबई के अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते। बाईकल्ला जो है वो प्रिडोमिनेटली मुस्लिम एरिया है। 38% के करीब आबादी मुसलमानों की है, बाकी तो सब तरह के लोग सेक्युलर है। खड़े थे वहाँ से। तब आपने जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम बताया या सड़कों का प्रॉब्लम बताया, पानी का इशू बताया, जो बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है उसका इशू बताया, पूरे मुंबई के अंदर है। आज आप देखिए, आप यहाँ से निकल जाइए अभी, आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। कहीं पर भी आप चले आओ, एक बारिश आती है ट्रेनें बंद हो जाती है। तब क्या आपको पता है कि मुंबई का सालाना BMC का जो बजट है ना, हज़ारों करोड़ के अंदर है, जो काफ़ी स्टेट से ज़्यादा बजट है। काय में यूज़ करते हैं ये लोग? हम तो सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, जवाब नहीं देते। एक बारिश आती है, पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद, बिल्डिंगें गिर रही है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। आपने देखा कितनी जानें चले गई, झाड़ गिर रहा है। अरे BMC का काम था कि झाड़ों को बराबर कटिंग होना चाहिए बारिश के पहले। बेचारा एक बच्चे की जान चलेगी। मैन होल खुला था, उसमें एक आदमी जा रहा था, मैन होल के अंदर गिर गया, जान चले। तो तमाम जवाबदारी बनती है BMC की और उसके कर्मचारियों की। मगर इनका काम क्या है? करोड़ों रुपया बनाना है, खुद की तिजोरी भरना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला इनका हिसाब है। इसलिए मुंबई की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। अभी तो बीजेपी वाले जो रिक्रिएशन ग्राउंड्स है, ओपन स्पेस, उस पर उनकी नज़र आ गई है। तो अब आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर भी धरना। तो खेल कूद के लिए मैदान कहाँ बचे बच्चों के पास, बताओ आप मेरे। मैदान की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स बंद करा दिए गए, बहुत सारे स्कूल्स को डेमोलिश भी हुआ, मुंबई में ही हुआ, ऐसी जगह अब जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये स्कूल बंद कर, मुस्लिम डोमिनेंट स्कूल्स को ही बंद कराया गया, ऐसा क्यों? गोवंडी में कितने सारे स्कूल्स बंद हुए, तो देखिए इसका कुछ? बिल्कुल, सरकार का नफरत का जो पैमाना है वो पहले पहले छलकता ही है मुसलमानों के ऊपर नफरत का। आप स्कूलों को बंद कर दोगे, यार आप स्कूल को बंद करोगे, बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, इसीलिए तो मुसलमान में ड्रॉप आउट रेट इतना बढ़ गया है।
आज भारत देश को आज़ाद हुए तकरीबन 80 साल हो गए, फिर भी भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? सोशली, एजुकेशन, इकोनॉमी में बैकवर्ड क्यों है? आज अगर आप उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो आगे कैसा बढ़ेगा? और ये मैं नहीं बोलता, कमेटी के रिपोर्ट्स दर्शाते, सच्चर कमेटी आप देख लो, महमूदुर रहमान कमेटी का आप रिपोर्ट उठा के देख लो, सारे रिपोर्ट बोल रहे हैं कि भारत का जो मुसलमान है पिछड़ा हुआ वर्ग, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन में बैकवर्ड है। अब हम असेंबली में लड़ते थे मुसलमानों को रिजर्वेशन, तो सब मुंबई की हाईकोर्ट ने बोला 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन में मिलना चाहिए। हमने पूरा लड़ाई उसके ऊपर किया, हमने रैली निकाल दी, धरना आंदोलन कर दिया, मगर क्या किया सरकार ने? रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। आप मुसलमानों को पढ़ने लिखने नहीं दोगे, उसके बाद बहुत सी ऐसी सेक्युलर पार्टियां भी है जो टिकट भी नहीं देती मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कौम आगे हमने देखा है कि ज़्यादा नहीं बढ़ती। बहुत सारे लेकिन पॉलिटिकल लोग जीत के भी आए हैं, इलेक्शंस के टाइम वो लोगों के बीच में दिखे, लेकिन टिकट मिलने के बाद या तो इलेक्शन होने के बाद वो लोगों में नज़र नहीं आते। उसके उनके ऊपर आपका क्या कहना है? तो जनता उनको बराबर फिर खदेड़ती भी है। देखो आज की जो आवाम है, आपका जनता, आज का युवा, आज का जेंजी बहुत समझदार हो गया है। वो पूरी तरह से कॉलर पकड़ के हिसाब मांगता है फिर कि आपको हमने वोट दिया, आपको इक़्तिदार दिया, आपने हमारे साथ जो वादे किए थे उसके लिए आपने क्या किया, और नहीं करता है तो फिर जो जनता आपको कंधों पर बिठाना जानती है, कुर्सी पे बिठाना जानती है, वही जनता आपको उस कुर्सी से लात मार के फेंकना भी जानती है। ये देखा है हमने, जनता करती है। ओके, जो ये यूथ्स है, जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है जो पॉलिटिक्स में आ रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो पुराने लोग हैं जो ना चल भी नहीं पा रहे, बेसिकली हम देख रहे वो व्हील चेयर पे होते हैं, स्ट्रेचर पे होते हैं, 2 लोग उनको लेकर आते हैं, उनके बाद में नेक्स्ट कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट नहीं दिखता है या कोई फेस ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? अगर वो ये चले जाएंगे तो इसके बाद कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है और वो खड़े भी नहीं होने देते। तो ये हाल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स भी, जैसे क्वेश्चंस आए थे कि पूछा जाए कि नेक्स्ट फेज कौन सा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कहाँ लैक हो रही है ये कि चीज़ें? मैं तो चाहूँगा कि राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो या बड़ा कोई मिनिस्टर हो, वो हमारे भारत देश का जेनजी बनना चाहिए। जेनजी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जेनजी पढ़ा लिखा, समझदार, अपना हक समझता है, अपने राइट्स को मानता है, संविधान को मानता है। तो अब देश इनके हाथ में, तो ये देश को आगे लेकर जाएंगे। अब वो रिटायर हर्ट होके बैठे हैं इतने बरसों से, बस चली ही आ रही है, सियासत करे ही जा रहे हैं, तो थोड़ा आराम भी देना चाहिए उन लोगों को भी। जेनजी को दो, पढ़े लिखे लोग हैं, आगे बढ़ाएंगे। और देश, हमारे भारत देश का मैक्सिमम जो परसेंटेज आज की तारीख में वो युवाओं का, तो उनको मौका मिलना चाहिए, तब वो आगे लेकर जाएंगे देश को। हम ओल्ड थॉट्स के साथ चल चल के चलेंगे तो कुछ नहीं होता। आज आपने देखा पूरे भारत देश में जेनजी की जो आवाज़ है वो एक आवाज़ बन के उभर रही है, रोज़ उभर रही है हर मुद्दों के ऊपर। आपने स्कूल की जो बात किया, यही कर रहे हैं ना, स्कूलों के अंदर खस्ता हालत है, बिल्कुल जाके वहाँ पर धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, सरकार की बराबर आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और जयपुर में तो अलग हो गया, लोगों ने उनके ऊपर बदतमीजी कर दी है। बीजेपी RSS वाले चाहते ही नहीं कि पढ़ाई करें। इनकी नज़र में यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब की अहमियत नहीं है। इनकी नज़र में पढ़ा लिखा इंसान सही नहीं है। इनकी नज़र में अंधभक्त जो है, अंधभक्त जो मोदी का है, वो सबसे अच्छा आदमी, ऐसा ही RSS बीजेपी वाले सोचते हैं। और हमारी नज़र में स्टूडेंट। रिसेंट आपका एक बयान था जिसमें आपने नीतीश राणे को नफरती चिंटू कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? वो नफरती चिंटू। देखो, भाजपा ने अपने कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, खुली छूट दी है कि आप जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, नफरत फैलाओ, कुछ भी बोलो। तो उनमें से ये भी एक है। एक बार बोला मस्जिद में घुस के मारूंगा, मैंने बोला आजा बेटा तू मस्जिद में, आएगा तू 2 टांग पे, लेकिन यकीन मान, वारिस पठान की जुबान है, तू जाएगा स्ट्रेचर के ऊपर। क्या को मस्जिद में आके मारेगा क्या? बाद में बयान उल्टा सीधा दिया हमारे कायद के बारे में। तो मैंने कहा ओवैसी साहब के नाड़े के बराबर तेरी हाइट है, ज़्यादा हट गई ओवैसी की तो तेरे को उठाएंगे, शेरवानी में डाल के हैदराबाद लेके चले जाएंगे। अब फिर बयानबाजी करते जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि बीजेपी को ऑफिशियली इनका नाम नीतीश राणे से हटाकर नफरती चिंटू रख देना चाहिए और उसको घोषित कर देना चाहिए। मिनिस्टर बना दिया है तुम्हारे को, मुसलमानों को गाली देने के लिए तुमको रिवॉर्ड दिया है, अब तो सुधर जाओ। सुधरने को तैयार नहीं, आए दिन वारिस पठान को पाकिस्तान भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो उसको नफरती चिंटू नाम दे दिया। चिंटू भी है ना, सही नाम सूट करता है। ओके,
एमएम पार्टी को हमेशा मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, इस और बी टीम भी कहा जाता है। इसके बारे में मतलब कि दोनों चीज़ें बोल रहे हैं, मुस्लिम पार्टी भी बोल रहे हैं, साथ में उनको बी टीम भी कहा जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? गलत बात है। MIM पार्टी जो है उसको आप वाकई में सेक्युलर पार्टी बोल सकते हो। अब हमारी पार्टी में देखो ना, हमने तो दलित भाइयों को, हमारे हिंदूज को, तमाम को टिकट देती है पार्टी। हमारी पार्टी से सब जुड़े हुए हैं, पंडित तक हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, काफ़ी लोग तो जीते हुए भी हैं, लेकिन ऐसा बोलते कॉरपोरेटर्स हैं ना कि हमारे हैं। जहाँ से आज भी की तारीख में आपको बताऊं मैडम, सॉरी आपको नहीं नहीं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुंबई के अंदर जो हमारा BMC के अंदर गट नेता है, फ्लोर लीडर गट नेता विजय उबाले, हमारा दलित भाई है जो गोवंडी से जीता हुआ। अब इससे ज़्यादा क्या उदाहरण दूं कि हमारी पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास रखती है। हम तो सबके लिए, देखिए बिल्कुल हम माइनॉरिटीज़ के लिए हक के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, और यकीनन मुसलमानों के लिए तो बोलते ही, मगर सबको लेके चलते और सबका साथ सबका विकास। असल अगर देखना जाओ तो हमारी पार्टी का ये मोटो है। लेकिन वो जैसे कि बहुत सारे जगह पे ऐसे एनालाइज भी किया गया है, देखा भी गया है कि वोट काटने का काम करती है, अपोजिशन के लिए काम करती है, और आपकी पार्टियां इस पे सफाई भी देती है, तो इस पे नहीं क्या नहीं, है? देखिए हम लोग का ये बोलना है, आप हमको A से लेके Z तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने देखा है जिस राज्यों के अंदर हमने चुनाव नहीं लड़ा वहां भी ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हार गई। और एक इतने तो कितने राज्य जहाँ से असद साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया होगा उस स्टेट पे से, वहां भी ये हार गए, मगर इल्ज़ाम हम पे। इनका क्या होता है, ये खुद के गिरेबान में नहीं झांकते। कथाकथित सेक्युलर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ आपको, खुद के गिरेबान में नहीं झांकते कि इनकी नाकामयाबी की वजह से, इनके फेलियर की वजह से बीजेपी जीत रही है। तो आपके हिसाब से मुस्लिम वोटिंग बैंक्स होने चाहिए, पर्सनल मतलब सबके मुस्लिम वोट बैंक था परमानेंट ही वोट किधर बैंक्स होने मैडम, कभी चाहिए? वोट बैंक था ही नहीं। मुसलमानों को तो इलेक्शन के पहले रमज़ान आया तो आ जाएंगे, मुसलमान को खजूर खिलाएंगे, टोपी पहनाएंगे, बाद में ज़िंदगी भर टोपी पहनाते रह जाते हैं उसको, कोई करने को तैयार नहीं। और आज ये लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है। अभी आप यूपी के अंदर देखो ना, बीजेपी को पूरी जिताने की जिम्मेदारी ले लिया है कांग्रेस का। इमरान मसूद जिता देगा बीजेपी को, समाजवादी आपस के अंदर है, मगर बीजेपी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं, वही बीजेपी को जिता देंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। इल्ज़ाम हमारे पे, पूरा देश देख रहा है, मगर उनको कोई सवाल नहीं करेगा कि आप बी टीम हो, आपकी बीजेपी की आप मदद कर रहे हो पूरी तरह। और हम तो बीजेपी के कट्टर ऑपोजिशन थे, है और रहेंगे। हमारी तो लड़ाई है, और हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी वापस सत्ता में ना आए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको बोलते साथ में लड़ो, तो साथ में नहीं लाने को तैयार है। इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल बन गए। फिर हम लड़ते हैं तो फिर बोलते हैं अरे बी टीम आ गया, हमारा वोट काट दिया। अरे भाई तुमको पहले बोलते आ जाओ, नहीं तो पूरा गेम बदल डालेंगे। बिहार में भी बोला था, नहीं आए, यूपी में बोल रहे आ जाओ, आते नहीं। तो हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना मैडम, हम चुनाव तो लड़ेंगे ना। आपको जितना अधिकार है संविधान ने, उतना मेरे को भी दिया है, हमारी पार्टी भी लड़ेगी। फिर हारने के बाद चिल्लाएंगे टीवी पे यहाँ वहाँ, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट ले लिया, मम्मी मम्मी मेरी दूध की बोतल छीन लिए, तो फिर वो फायदा नहीं। पहले बात करो, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। आप घमंड गुरूर में रहते हैं ये लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हारते हैं तो बी टीम डी टीम ए टीम, कुछ भी बोलो, जनता समझदार है। कौन असल बीजेपी की बी टीम है वो पूरा देश देख लिया है अभी। ओके, एक क्वेश्चन था आपसे। आज मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एडुकेशन, जॉब या इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़? मुसलमान को आज अगर मेरी नज़र से देखना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है एक होने की और एक लीडर की। आज आप दलितों को पूछो आपके पास कोई लीडर है तो बोलेंगे है। आप यादवों को पूछो आपके पास नेता है तो बोलेंगे है। आप सरदारों को पूछो उनका नेता है। हर कौम के पास अपने अपने नेता है, लेकिन वहीं आप एक मुसलमान को पूछो तेरे पास तेरा नेता है क्या? अगर नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, आपस में डिवीजन है। हमारी सफ़ों के अंदर जब तक दरार रहेगी, जब तक कौम आगे नहीं बढ़ेगी। हमको एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यकीन मानिए इंशाल्लाह ऐसी कौम है बहुत आगे लेके जा सकती है देश को। ये ऐसी कौम है, पढ़ने में, लिखने में, हिम्मत में तो सवाल ही नहीं है, पीछे जाएंगे हम। जिगर वाली कौम है, काम करने में मानती है, मगर आपस के अंदर जो ये है इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हट गई है कौम। आपके इर्द गिर्द कुछ सवाल घूमते हैं जो हमने भी देखा है और आपके अपोजिशन वाले भी करते हैं, तो कुछ हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहेंगे। आप 2014 में इलेक्शन में 24,000 वोट से जीते, फिर 2019 में 32,000 वोट से हार गए, तो ऐसा क्यों? मैं 2014 में आया, 24,000 वोट्स लिया, जीत गया। अगर मैंने काम नहीं किया होता तो 2019 में मुझे 34,000 वोट नहीं मिलते।
उस जगह के ऊपर जिसने इतने वोट लिया है ना, 2 टर्म एमएलए बन गया है, उससे ज़्यादा वोट लेना बोले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मुझे हराने के लिए इतना षड्यंत्र रचा कि रातों रात फॉर्म वापस ले लिए गए। मुझे हराने के लिए तो पूरे के पूरे लग गए थे कि किसी भी तरह कोई ये जीते या नहीं जीते, कांग्रेस जीते या नहीं जीते, लेकिन वारिस पठान जीतना नहीं चाहिए। फिर भी वहाँ के लोगों ने, बाइकल्ला की आवाम ने मुझे बहुत मोहब्बत से, बहुत वोटों से नवाजा। और यकीन मानिए मैंने पहले की जानिब बनिस्बत इस सेकंड टाइम में ज़्यादा वोट लिए, 10,000 से ज़्यादा वोट लिए, जो बहुत बड़ी बात है बाइकल्ला के। हमारे यहाँ पोलिंग ही कितनी होती है, 1.25 लाख। तो ये लास्ट 5 साल में आपकी टीम ने क्या काम किए जो आप बताना चाहेंगे? 5 साल नहीं, अभी तो इलेक्शन हुआ था ना, वहाँ से लड़े थे। बाइकल्ला से तो मैं नहीं लड़ा, अपनी पार्टी के लड़े फैयाज साहब। अब होता है, पब्लिक है, देखो जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोट देना चाहेगी वोट देगी, जिसको नहीं देना चाहेगी जनता को। उन्होंने हो सकता है उनको वोट नहीं दिया, दूसरे को वोट दिया, वो जीत गए, वो इक़्तिदार में बैठ गए। मगर कोशिश और जद्दोजहद चालू है, कोशिश करेंगे, पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनके बात सुनते हैं, काम करते हैं साथ में मिल के। और इंशाल्लाह हमको यकीन है आज नहीं तो कल कामयाबी तो वापस मिलेगी। आपके साथ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे रईस शेख जी है और भी लोग हैं, तो इसमें रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुआ था हकीम अजमल खान हॉस्पिटल की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक कहा जा रहा था कि आप क्रेडिट ले रहे हो उसका पूरा, जबकि काम दूसरे पार्टी ने किया था। नहीं नहीं, मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया किसी चीज़ का। मैंने तो यहाँ तक के कितने काम कर दिए तो मेरा बैनर भी नहीं लगाया था। कि वही तो लोग बोल रहे वारिस भाई आपने काम किया, बैनर क्यों नहीं लगाया? काम किया इसीलिए तो आपको पहले से ज़्यादा 11-12 हज़ार वोट पहले से ज़्यादा मिल गए। काम नहीं करते तो, जब काम नहीं किया था तो जीत गया था। जब कुछ ही नहीं किया था भाई अल्लाह के लिए तो 24,000 वोट लेके जीत गया था। अब ये जो बैनरबाजी करके एक दूसरे को नीचे गिरा के अपना अपना कॉलर टाइट करके दिखाना चाहते हैं जनता को ना, तो आप चलिए मेरे साथ बाइकल्ला में, जनता सब समझती है कि किसने काम किया और कौन बैनर पे अपना नाम रख रहा है और कौन क्रेडिट लेने की कोशिश लेकिन कर ऐसा रहा है। है कि तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन ऐसा आपके ऊपर कहा जाता है कि बाइकल्ला के लोग आपसे नाराज़ है, इसके लिए अपने बाइकल्ला की जगह भिवंडी से इलेक्शन लड़े। नहीं 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 नहीं, ज़रा भी नहीं। बाइकल्ला के लोग मेरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं। आज भी मैं अभी बाइकल्ला में ही तो जाते हैं ना, तो हमारा तो होम ग्राउंड है, वहीं से बड़े हुए, पैदा ही वहीं हुए। बहुत मोहब्बत कर, पार्टी का फैसला ये था कि बाइकल्ला से कोई और लड़े। अब पार्टी के फैसले को तो मानना पड़ता है ना। जो पार्टी, जो असद भाई अकबर भाई ने बोले, वारिस पठान ने हमेशा माना है और मानता रहूँगा आगे भी। तो जैसे कि आप बार बार आपकी चीज़ों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आता है, और मतलब आप उसके खास भी हो, लेकिन बहुत टाइम से आप उनके साथ दिख नहीं रहे, तो कुछ ऐसे अरे दिख रहे पर्सनल भाई, कहाँ नहीं दिख रहे? अभी तो दिख रहे, अभी तो असद भाई लोग खुद हर जगह दिख रहे हैं, फ़ोनों पे बात होती है। अभी तो हम बिहार में साथ में थे। क्योंकि जो आपके फ़ैन पेज है या उसके अपोजिशन पेज में ना, उसमें एक लाइन ट्रेंड हो रही कि कुछ मतलब पीछे लगता है कि नहीं, शायद वैसा मेरा कुछ हो। असद ओवैसी साहब से, अकबर ओवैसी साहब से, पार्टी का सबके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिलेशन। मेरे को लगता है मैं शायद एक वाहिद आदमी होऊंगा ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी में जिसके सबसे बहुत अच्छे रिलेशन है। सब चाहते हैं मुझे, सबको मैं चाहता हूँ। अब असद साहब से रोज़ मिलना बोले तो वो हैदराबाद में, हम तो बिहार में साथ में थे, अभी कुछ वक्त पहले ही साथ में थे। अब यूपी का इलेक्शन आएगा, बुलाएंगे, ड्यूटी देंगे तो यूपी के अंदर जाएंगे साथ में। तो आप बाइकल्ला से वापस से लड़ने वाले हो इलेक्शन? अगर पार्टी बोलेगी, पार्टी जो फैसला करेगी। तो आपने अपना ऑफिस क्यों बंद कर दिए थे वहाँ से? आप हार गए थे नहीं 15 नहीं, दिन मेरा बाद, ऑफिस का जो बंद हो बिल्डिंग गया था रीडेवलपमेंट में गया था। ओके, रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट बिल्डिंग गया रीडेवलपमेंट के अंदर, बाद में वहाँ से हम लोग शिफ्ट किए दूसरी जगह पे, और हमारा हेड ऑफिस चल रहा था वहाँ पर। अभी दूसरी जगह बैठ के काम कर रहे हैं ना। जो भी आप, हर इंसान आता है मेरे पास। आज भी जो सिटिंग एमएलए उसके पास लोग नहीं जा रहे, लोग मेरे पास आ रहे हैं। और खाली बाइकल्ला की बात नहीं बता रहा हूँ मैडम, ये भी आपकी जानकारी के लिए। आस पास के इलाके, मुंबई के इलाके, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ रहे हैं। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग को लगता है वारिस भी हमारा काम कर सकता है, और मैं काम करता हूँ। मैं बांद्रा इसमें झोपड़े तोड़े कौन गया? मैं गया। मीरा रोड में जो हमारी महिलाओं को पकड़ लिया, बुरखे वालियों को, ये बोल के कि आप बांग्लादेशी हो, कौन साथ में खड़ा था? मैं खड़ा था। जब दरगाहों के ऊपर डिमोलिशन कर देते ये लोग बिना रूल फॉलो के, कौन जाता है? मैं जाता हूँ। मुझे बुलाते, तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं लोगों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। एक जगह बैठ के थोड़ी करते। ओके, एक क्वेश्चन था सर आपसे। जब आपने एनएससीआई में अपनी बेटी आयशा की बर्थडे पार्टी रखे थे, तब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स आए थे, यहाँ तक कि सीएम भी आए थे। तो बाइकल्ला की आवाम आपसे बहुत नाराज़ थी उस चीज़ पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरी बेटी की बर्थडे थी ही नहीं। मेरा बेटा बना लॉयर, तो एक बाप के लिए हमेशा खुशी का ये रहता है। तो मैंने एक फंक्शन रखा था, कुछ चुनिंदा जो मेरे दोस्त थे, जानने वाले थे, उनको बुलाया था। तो मेरा फैमिली गैदरिंग था वो, और कोई बड़े बड़े कोई नहीं, मेरे फैमिली वाले लोग थे। अब सबको नहीं बुला सकते। देखो क्या होता है
एक को बुलाऊंगा दूसरे को नहीं बुलाऊंगा तो सर नाराजगी पता बढ़ एक जाएगी। टर्म आता है ना कि आप कहते हो कि आप लोग बीजेपी के अगेंस्ट हो, आप बीजेपी से नफरत करते हैं आप तो, और बीजेपी का ही आपके एक आपका पर्सनल एक पार्टी में होना, तो इससे लोगों की नाराजगी जायज़ है? ये देखिए पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि फिलहाल भी इतनी शादियों में एनसीपी वाले की अभी शादी हुई, सब मौजूद थे। मोदी अमित शाह सब चले गए तो आप क्या बोलेंगे, वो भी टीम हो गए। हर शादी में, शादी ब्याह फंक्शन में अगर हम जाते हैं तो तमाम मुख्तलिफ लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भी आते हैं। एक शादी का फंक्शन, और ऐसा ही नहीं, आप देखिए कांग्रेस वाले की शादी में कितने लोग आते हैं, बीजेपी वाले, अरे अलग भी मिलते हैं, साथ में कॉफ़ी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो फोटो तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जी। सब तरफ वायरल होता है। लेकिन क्योंकि वारिस पठान ने रखा तो पब्लिक को वारिस पठान ने रखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो गुजराती आदमी भी हूँ, मुझे अगर कोई गाली देता है ना, वो दे के ही गया ना, लेके तो नहीं गया ना। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैं आया हूँ, मेरा इतना लुक्रेटिव प्रैक्टिस चल रही थी, वो अगर उसको मैं सब छोड़ के आज पॉलिटिक्स के अंदर आके बैठा हूँ तो कुछ वजह होता है काम करने के लिए। और यहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों के बीच में काम कर सकता हूँ, और हर काम मीडिया में डाल के, सोशल मीडिया पर डाल के, बैनर करके दिखाना मैं नहीं समझता हूँ सही है। मैं करते रहता हूँ अपना काम, और इसका अल्लाह मुझे अजर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, आपके पॉलिटिक्स में ऐसा कोई डिसीजन है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि शायद कुछ अलग करना चाहिए था या आपको रिग्रेट हुआ है? मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये 70% करो, 100% करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% करने के लिए, कोशिश सीख रहे। देखो ना, मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर ना कभी कोई कॉरपोरेशन लड़ा, ना कोई पॉलिटिक्स में था। मैं अचानक से आके एमएलए बन गया, और हमारी जो पार्टी हैदराबाद भेज रहे, मुंबई के अंदर मुझे लोगों से ये सीखना, सीखते सीखते वक्त चला गया। लेकिन हर दिन सीखना है, नॉलेज एक ओशन की तरह होता है, कोई इंसान पूरा मुकम्मल नहीं होता। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर दिन बेहतर से बेहतर काम करूँ, और जो अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है, जो आज मुझे नाम इज़्ज़त दिया है, उसका मैं इस्तेमाल करके लोगों के काम आऊँ और हक इंसाफ की लड़ाई लड़ूँ। तो उसके लिए मैं पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ। बाकी कभी कभार लगता है कम हो रही है, और करना चाहिए, और करेंगे। आपके बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का जो आप दूर करना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों अपना पॉडकास्ट खराब करना है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पार्टी की लाइन और आपकी पर्सनल ओपिनियन अलग हुई हो? मैं पार्टी की लाइन लेके चलता हूँ। पॉलिटिक्स में पर्सनल ओपिनियन काउंट नहीं करता, पॉलिटिक्स में पार्टी की लाइन काम करती है, क्योंकि पार्टी वही लाइन लेती है जिससे पूरा फायदा सबको। देखो क्या होता है, पार्टी आगे बढ़ेगी तो हर आदमी आगे बढ़ेगा। मेरा भी ये उसूल है, पार्टी आगे, फर्स्ट पार्टी, सेकंड हम सब है। पार्टी है तो हम है, पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम है। आज हमको पार्टी के नाम से जाना जाता है, ओवैसी साहब के नाम से हम लोग को जाना जाता है। वो आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, यही है तो पार्टी की अपार्ट लाइन। ऑफ आपकी पार्टी, अपार्ट ऑफ एमआईएम के अलावा कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन है जिसको आप एडमायर करते हो या जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ तब से एक ही शख्स को एडमायर किया है, असद ओवैसी साहब को। तो बोलते हैं, ओरेटर है, हर दिन नया, और उनकी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट है, लेकिन यकीन मानो उनकी बातों में तर्क है, फैक्ट्स है और क्लैरिटी है। हर इंसान के बारे में बराबर से बोलते हैं, प्रिकॉशन लेके और संविधानिक तरीके से बात करें। उनकी बात तो वो सीखने लायक है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन मैं एडमायर करता हूँ ओवैसी साहब को, उन्हीं की लाइन लेके मैं चलता हूँ। लोग बोलते भी आप उनके अल्फाज को कभी कॉपी करते हो ना, बिल्कुल उन्हीं की वर्ड को कॉपी करूंगा, उन्हीं की बात को कॉपी नहीं करूंगा तो क्या आरएसएस की बात को कॉपी करूंगा क्या? मैं तो हमारी पार्टी की बात को कॉपी करूंगा। ओके सर, ऐसा बोलना है, आज का मुस्लिम यूथ क्या एक्सपेक्ट करता है पॉलिटिशियन से? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इंसान को एक्सपेक्टेशन होता है कि हमने वोट दिया, हमने जिताया तो इंसान काम करे। और यकीन मानिए, मैं अपनी ही नहीं दूसरे एमएलएस की भी बात करूंगा कि वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम काम करें। देख, क्यों कोशिश नहीं करेंगे? हर आदमी कोशिश करेगा, काम करूंगा तो अगली बार मैं जीतूंगा, काम करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे वोट देंगे, मुझे जिताएंगे, मुझे इज्जत मिलेगी। तो हर एमएलए या कॉरपोरेटर जो भी जीता है पूरी कोशिश करता है, मगर हर इंसान को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
तो आपको लगता है ऐसा कि सब जितने भी आपको सवाल कर रहे हैं, जितने भी लोग बोलते हैं कि मेरा ये काम हो, तो सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कोई कोई काम ऐसा होता है कि वो बियॉन्ड एमएलए के हाथ में होता है, बियॉन्ड कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है, एकदम एक्स्ट्रा कोई काम हो जाता है। सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब घर में भी कितनी मगर बात होता है कि आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कोशिश हर आदमी करता है, मैं नहीं, हर एमएलए जो भी, कि मैं अपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊं, मैं लोगों का काम करूं तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा, जीतूंगा। मगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई होती है, नहीं कर सकता आदमी। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये भी एक इंसान है, पॉलिटिशियन भी एक इंसान है, उसके जितना बस में लिमिट में वो करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग कर दिया जाए? प्रेजेंट में करना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे तो पोलराइजेशन ही कर रहा है बीजेपी। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को। शरीयत में मदाखिलत कर दी। आप देखो अभी वंदे मातरम का कितना बड़ा इशू कर दिया, गाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है, सरदार भाई भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम भी नहीं कर सकते वंदे। ध्यान भटकाओ, पॉलिटिक्स होती है ना। पॉलिटिक्स हो डेवलपमेंट के लिए, विकास के, प्रॉपर एजुकेशन के लिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए, जो गलती करता है उसको, जो गलत है, जो करप्ट है उसको सजा दे, तब पॉलिटिक्स अच्छी जाएगी, देश आगे बढ़ेगा और देश का युवा भी उससे खुश होगा और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा भारत देश। और बढ़ रहे आगे, ऐसा नहीं है, मगर सरकार को अपनी नीतियाँ चेंज करना चाहिए। रिसेंटली गुस्ताखे रसूल जो भी कर रहे थे और जो भी उसको एक सोशल मीडिया ट्रेंड बना दिया गया था। आजकल हर पॉलिटिकल चीज़ों को भी ट्रेंड में चलाया जाता है सोशल मीडिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को बना दिया। उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी करेगा तो यकीन मानिए मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी। फिर मुझे आप फांसी पे चढ़ा दो तो भी मेरे हुजूर के लिए खुशी खुशी वारिस पठान चढ़ जाएगा फांसी पे। अब आप आई लव मोहम्मद लिखते हो, इनको ऑब्जेक्शन हो जाता है। JSR लिखते, मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, JSR का मतलब ये लोग समझते हैं, तब कुछ नहीं होता। आई लव मोहम्मद में बुराई क्या? अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें क्या बुरा मैं कर रहा हूँ? आप देखिए आपने क्या कर दिया, कितनों को अरेस्ट कर लिया, बुलडोजर चला दिया आपने। तो ये तमाम मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, और कुछ ऐसे बीजेपी के लोग हैं नफरती, जिन्होंने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। हमने प्रॉपर जवाब दिया। यहाँ तक कि औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक हमने रैली निकाला कि कुछ भी हो जाए, रामगिरी को अरेस्ट करो, जेल में डालो। एक मुसलमान, यकीन मानिए आपा, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, शरीयत में मदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेगा, और अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब आवाज़ उठाया हमने, काफ़ी लोगों ने लब्बैक किया साथ में, मगर आज तक सरकार ने क्या किया? क्या अरेस्ट किया है क्या? भाई बल्कि अरेस्ट उस नहीं वक्त के होते, मुख्यमंत्री ने तो मल्टीपल सपोर्ट किया। FIRs होते हैं, सब जगह FIR होंगे, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होते वो लोग। FIR करते, अरेस्ट, हमने तो बोला FIR करो, अरेस्ट करो। मुख्यमंत्री ने स्टेज पे बिठाया उस वक्त और बोला कि देखता हूँ इसके बाल को कौन हाथ लगाता है। तब क्या करेंगे आप उनका? तो ये लोग संविधान को नहीं मानते, कायदे कानून को नहीं मानते, और हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा हमारे हुजूर की शान में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जो भी कानूनी होगा उसके खिलाफ करेंगे। तो आपको लगता है आज की पॉलिटिक्स में सच बोलना भी मुश्किल हो गया है? अभी पॉलिटिक्स हो या डेली चीज़ हो, सच तो सच है, झूठ झूठ है। आप एक बहाने को आप बोलोगे तो गलत बात। कोई बहाना करता है, उसको आप झूठ नहीं समझ सकते। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको बहाना करना पड़ता है। जैसे कोई ने बुला लिया, आप बोले यार नहीं इधर तबीयत डाउन है, उसको आप झूठ कैटेगरी में मत डालो, बहाना की कैटेगरी में डालो। नहीं जा सकते आप, तो सामने वाले का दिल रखने के लिए भी कभी बोलना पड़ता है। और पॉलिटिक्स में तो अगर आप देखोगे, मुझे आप वोट दो, मैं आपको पानी ला के दे दूंगा। 5 साल बाद बोलेंगे आपने पानी की बात किया था, तो बोलेगा नल लगाया ना, अगले 5 साल बाद पानी भी आ जाएगा उसमें। ऐसे भी पॉलिटिशियन है। ओके सर, अगर हम मैनिफेस्ट करें कि अगर आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का CM बना दिया जाए तो पहला डिसीजन क्या होगा? पहले तो ये मैनिफेस्ट में भी नहीं आएगा, कितना भी मैनिफेस्ट कर लो। ये मैनिफेस्टेशन भी जो करते हैं तो उनको, इंसान को लगता है कि अरे आई एम दिस, आई विल गेट दिस, आई विल बिकम दिस, आई एम बिकमिंग दिस। वो मैनिफेस्टेशन है। ये महाराष्ट्र का CM क्या, कोई भी हो, CM क्या इलेक्टेड पोस्ट है, सेलेक्टेड पोस्ट बाय द पार्टी है। जो अपोजिशन में जो आते हैं,
जो पावर में रहता है उसको लोग बना देते हैं। इलेक्टेड तो उसको खाली एमएलए ही बन होता है, नहीं सीएम बन लेकिन जाता है। अगर आप बने तो आपका पहला डिसीजन क्या आप लेंगे? पहला डिसीजन मैं सबसे पहला अगर लूँगा ना, करप्शन को पूरे महाराष्ट्र से ख़त्म करना है। पूरे जो करप्ट ऑफिसर्स है ना, सबको सस्पेंड कर गांव भेजना चाहिए पहले। करप्शन जब खत्म हो जाएगा तो जो बजट हमारा है ना वो प्रॉपर यूज़ होगा, तब आप देखेंगे स्कूल भी अच्छी होगी, सड़क भी अच्छा होगा, बेसिक एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, हेल्थ की स्ट्रक्चर सब कुछ सुधर जाएगा। एक करप्शन ऐसा बीज है ना जो पूरे माशरे को ख़त्म कर देता है। दूसरा, नफ़रत ख़त्म कर दूंगा। हर इंसान के हाथ में मैं अपनी जानिब से मोहब्बत बांटो करके एक बुक लिखूंगा और सबको बांटूंगा। सब मोहब्बत बांटो, प्यार मोहब्बत बांटो, नफ़रत का खात्मा करो। जो नफ़रत की बात किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जेल में डालो। नफ़रत खत्म, मोहब्बत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो फिर मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि जन्नत का माहौल हो जाएगा, लेकिन सुकून शांति का माहौल ज़रूर होगा। आपका पॉलिटिकल आगे करियर गोल क्या है, मतलब आपका? पॉलिटिकल गोल तो अभी तो पार्टी के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्र प्रवक्ता है, पार्टी जहाँ भेजती है कैंपेनिंग करने, अलग स्टेट्स में वहाँ जाते हैं, कैंपेन करते हैं, असद साहब के साथ में कैंपेनिंग ट्रेल में आपका रहते हैं। पर्सनल गोल क्या है? लोगों की सेवा करना है कि मैं अगर मुझे पैसा कमाना होता या तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे बहुत बड़ा वकील बनाया था, मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था। ये यकीन मानिए बॉलीवुड स्टार्स मेरे पास थे, काफ़ी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स मेरे पास था, लेकिन उतना सब कुछ करके मैं अगर इसमें आया हूँ तो एक कुछ करूँ मैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। सबको अपनी अपनी कुर्सी, अपने अपने वोट बैंक की फ़िक्र है। मुझे नहीं, मुझे फ़िक्र है कि मुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊँ कि मेरा दुनिया भी सुधर जाए, मेरी आखिरत भी सुधर जाए, यही मेरा अल्टीमेट गोल है। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे टाइम दिया, आपने काफ़ी मोटिवेट किए और आपने काफ़ी क्लैरिटी करी कि क्या टर्म्स चलते हैं। और आज हम हैशटैग मुंबई न्यूज़ पे, इस चैनल के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हैशटैग मुंबई न्यूज़ चैनल को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे खलफान तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप भी और तमाम आपकी जो टीम है बहुत मेहनत करती है। बहुत अच्छी रीत से आप लोग के पॉडकास्ट होते हैं और आपके पॉडकास्ट को यकीन मानिए सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में, दुनिया भर में देखा जाता है और अच्छी रीत से आप लोग करते हैं। सवाल भी आपने बहुत अच्छा है कि माशाल्लाह ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। मैं खुद कंट्रोवर्शियल मैन के नाम से फेमस हूँ, लेकिन आपने उस पर आए नहीं, मेरे लिए अच्छी बात है। और यही उम्मीद करते हैं कि बस हैशटैग न्यूज़ और ये मुंबई न्यूज़ बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। आप सब इसी तरह आगे बढ़ो, अच्छा पॉडकास्ट करो और जो हकीकत है वो हकीकत बताओ। गोदी मीडिया मत बनो, रियल मीडिया बन के पब्लिक के सामने जो रियल इश्यूज़ है वो लाओ और रियल इश्यूज़ का किस तरह से उसको समाधान करना कैसे, वो सब दिखाइए तो आप और आगे बढ़ेंगे। बाकी सिर्फ एक जन की, एक पार्टी की चाटुकारिता करेंगे आप तो फिर वो नाम आप पे लग जाएगा गोदी। आप लोगों के लिए मीडिया बनो, ये और बना आपका वो है नहीं कुछ, लेकिन इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप। और ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ मुंबई न्यूज़। हैशटैग बहुत अच्छी रीत से यहाँ पे पॉडकास्ट किया मैडम ने, खलफान वगैरह इनकी पूरी टीम ने। ज़रूर देखना जब भी ब्रॉडकास्ट हो, मेक इट वायरल और आगे बढ़े चैनल, इसकी दुआ है मेरी। आप साथ दो, चैनल को आगे बढ़ाएंगे मिलके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।